हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 9 मार्च 2023 के शिफ्ट 4 के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 4 है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए 9 मार्च 2023 को जितने भी 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे इन चारों शिफ्ट के सॉल्यूशन आज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए यहाँ पर दे रखा है किसी ट्राइंगल आर एस टी में भुजा एस टी पर जेड एक बिंदु है और एस जेड बराबर जेड टी है। यदि एंगल आर जेड एस बराबर 90 डिग्री है और आर एस बराबर 10 सेंटीमीटर है तो आर टी का मान कैलकुलेट करके बताना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये आपको एक ट्राइंगल दे रखा है आर एस और टी, ठीक है। एस टी पर आपको एक बिंदु दे रखा है ये जेड, और यहाँ पर ये एस जेड जो है ये जेड टी के बराबर दे रखा है। इसके अलावा आर को अगर हम जेड से मिलाते हैं तो यहाँ पर ये आर जेड जो है, यहाँ पर आर जेड एस जो है ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ये क्वेश्चंस में बोला गया है, ठीक है। तो ये वाला कोण भी आपके पास यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। इनमें यहाँ पर ये वाली भुजा जो है उभयनिष्ठ है और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर दे रखी हैं और इनके बीच का कोण हमें यहाँ पर 90 डिग्री का यानी कि बराबर मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम से ये आपके पास दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगक्षम हो जाएंगे। और सर्वांगक्षम त्रिभुजों के प्रत्येक भुजा, परिमाप, क्षेत्रफल सब कुछ आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये आर एस आपको 10 सेंटीमीटर ये भुजा दी गई थी और आर टी आपसे पूछी गई है, यानी कि इस वाले त्रिभुज में ये आर टी जो है ये भी आपके पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा ये आपके पास 10 सेंटीमीटर है, तो इसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा, भाई ये संगत भुजाएं होंगी और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं सर्वांगक्षम त्रिभुजों की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। इसमें देखिए 9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए 27 ही होगा। कैसे होगा, यहाँ पर देख लीजिए 27 है, ठीक है। 9 विषम संख्याओं का औसत है तो यहाँ पर 4 विषम संख्या इससे पहले और 4 विषम संख्या इसके बाद रही होंगी, ठीक है। और औसत संख्या यहाँ पर जो है ये 27 को शामिल करने पर 9 विषम संख्या हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि औसत होता क्या है। देखिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 और ये 5, मैंने यहाँ पर ये 5 संख्याएं लिखी। इनका औसत आप कैलकुलेट करेंगे तो आप इन सभी को ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आपके पास औसत आएगा, ठीक है। और ये औसत यहाँ पर एवरेज जो है ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि औसत जो है ये बीच की संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 27 जो है ये बीच की संख्या, यानी कि इससे पहले 4 विषम संख्या और इसके बाद 4 विषम संख्या, टोटल आपके पास यहाँ पर 27 समेत आपके पास कितनी हो जाएंगे, 9 विषम संख्या हो जाएंगी, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि इससे पहले, यानी कि इससे पहले भी कुछ विषम संख्याएं रही होंगी, ठीक है, उनको आप इनमें शामिल कर लें और इसके बाद भी यहाँ पर कुछ विषम संख्याएं रही होंगी उनको भी शामिल कर लें तो एवरेज आपके पास क्या होगा, 27 ही होगा। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर अलग मात्रा में संख्याएं ऐड कर रहे हैं और इधर अलग मात्रा में संख्याएं ऐड कर रहे हैं, भाई बराबर मात्रा में आपको संख्याएं ऐड करनी है। जैसे कि यहाँ पर इधर 2 तो इधर भी 2, इधर 3 तो इधर भी 3 विषम संख्याएं, तो ये आपके पास एवरेज जो रहेगा ये 27 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें देखिए ए और बी दे रखा है तो ए प्लस बी आपको कैलकुलेट करके बताना। तो सबसे पहले देखिए भाग करेंगे, 18 दूनी का 36, 5 दूनी का 10 हो जाएगा। ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 4 त्रिका 12 और 12 3 36 हो जाएगा, यानी कि बट्टे में 3 आ जाएगा। ऊपर आपके पास 10 आया, बट्टे में 3 आ जाएगा। ए का मान आ चुका है, बी का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 से कटेगा 5 त्रिका 15, ये 1/3 आएगा और गुणा में 5 है, यानी कि ये आपके पास 5/3 हो जाएगा। और प्लस में ये देखिए 6 दूनी का 12 हो जाएगा, माइनस का 5 और बट्टे में यहाँ पर 5 से कटेगा 5 त्रिका 15 हो जाएगा। 3 इंटू में 25 करेंगे 75 हो जाएगा। और ये देखिए 3 दूनी का 6 माइनस का होगा और ये प्लस का 6 कट जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर आपके पास हर का एलसीएम 3 आएगा और ऊपर हो जाएगा यहाँ पर ये 5 + 12 3 36 माइनस 5 त्रिका 15, 36 माइनस 15 21 बचेगा, 21 और 5 26 हो जाएगा। बट्टे में देखिए 75 है, इसको हम 3 के गुणा में लिख लेते हैं 75
और ये आपके पास 75 का 3 गुना हो जाएगा 225, यानी कि 26/225 हो जाएगा। ये आपके पास ए और बी का मान आ चुका है। आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करेंगे तो 10/3 प्लस आपके पास हो जाएगा 26/225, यानी कि इनके हर का एलसीएम आपके पास कितना हो जाएगा 225, और यहाँ पर ये हो जाएगा 750 और प्लस में क्या होगा 26। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको 75 से ऊपर नीचे गुणा करा के इसमें ऐड करा दिया। अब ये ऊपर हो जाएगा 776 बट्टे में हो जाएगा 225, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। इसमें देखिए एक जीवा सीडी द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री है। यदि इस वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो जीवा सीडी की लंबाई कितनी होगी। देखिए इसे भी हम कई बार बना चुके हैं। मैंने आपको बताया कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी कि व्यास ही केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बना सकता है, और ये वाली जीवा अब आपके पास क्या हो चुकी है, व्यास हो चुकी है। इसकी लंबाई पूछी गई है, त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगी। त्रिज्या आपको यहाँ पर 14 बताई गई है, तो 2 इंटू में 14 करेंगे, यानी कि 28 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए ए द्वारा रेफ्रिजरेटर का उत्पादन ए द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए ए का देखेंगे तो ये 300 और ई का देखेंगे तो यहाँ पर ये 60, यानी कि 300 जो है ये 60 का कितना प्रतिशत है, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। 500% आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भाई 300 यहाँ पर 60 का 5 गुना दे रखा है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर L1 का L2 के साथ रेशियो कैलकुलेट करके बताना है। L1 देखिए यहाँ पर क्या है, सभी वर्षों में ए और बी की कुल बिक्री के बीच का अंतर है। तो सबसे पहले ए और बी का यहाँ पर टोटल करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 600 और 900 और ये 750 ऐड करेंगे 1650, और फिर यहाँ पर 1700 और 600 2300 हो जाएगा, और 450 ऐड करेंगे 2300 में, तो ये 2750 आपके पास इसका टोटल आ जाएगा। बी का यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 800, ये हो जाएगा 2000 ये आपके पास यहाँ पर 2950 हो जाएगा, 3300 हो जाएगा, 3550 आपके पास ये टोटल हो जाएगा इनका, ठीक है। अब यहाँ पर इनका डिफरेंस देखिए कितने का, 800 का आपको दिखाई पड़ रहा है। भाई ये 800 जो है यहाँ पर ये आपके पास L1 है। L2 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया सभी वर्षों में ए की औसत बिक्री का मूल्य, यानी कि ए का हमने टोटल किया था 2750, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये 5 पंचे 25 हो जाएगा, 5 पंचे 25, ये आपके पास यहाँ पर 550 आ जाएगा। L1 का L2 के साथ रेशियो बताना था, यानी कि 800 और ये 550, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा। 16 पंचे 80, 11 पंचे 55, 11 पंचे 55, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बोलते बोलते कई बार गलत लिखा जाता है, माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 8/15 भाग पर बेचने पर 20% की हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो इसे भी हम कई बार बना चुके हैं। भाई मार्क प्राइस का अगर आप 8/15 कैलकुलेट करेंगे तो ये विक्रय मूल्य होगा। 20% की हानि यानी कि 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 5 पर 1 का लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये 4/5 इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये भी विक्रय मूल्य होगा। आपस में बराबर कर दीजिए, 5 3 का 15 हो जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें देखिए सभी स्कूलों में खेल डी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या और सभी स्कूलों से खेल ए में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए डेटा आपको ठीक से दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ पर डेटा जो है पहले से लिख दिया, ठीक है। इंग्लिश वाले यहाँ से वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप टोटल करेंगे डी में भाग लेने वाले, तो यहाँ पर डी में भाग लेने वाले ये ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहा है। ये डेटा मैंने यहाँ पर पिंक कलर में लिख रहा है, इनका टोटल आपको करना है। तो इनका टोटल कर लीजिए कितना होगा, तो ये 0 4 8 12 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 18 8 26 हो जाएगा, 26 और 2 28 का 8 हो जाएगा। हासिल आएगी 2, ये 3 8 और ये 16 और ये हो जाएगा 22 और ये 29 और ये 38 हो जाएगा, ठीक है। 38 का 8 हासिल 3 आएगी और ये 3 1 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये येलो कलर वाले अगर आप यहाँ पर टोटल करेंगे, भाई ए का यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 14 4 18 18 2 हो जाएगा, 20 22 और ये 6 यानी कि 28 हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास ये जो है हासिल आएगी 2, ये 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा
12 और ये 8 20 हो जाएगा, 20 और ये 4 24 हो जाएगा, 24 का 4 आ जाएगा, हासिल आएगी 2। और ये आपके पास यहाँ पर 2 और 2 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 648 का कितना प्रतिशत है ये आपको कैलकुलेट करके बताना था। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको देखें तो ये 8 से कटता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, 8 8 64 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 6 48, 8 एकम 8। अब यहाँ पर 6100 आगे देखिए कुछ कटता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा, 6100 बटे 81 होगा। अब देखिए यहाँ पर 8 8 64 ये ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि 7 8 56 भाग 7 बार जाएगा, और 7 पहली बार एक ही ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि 75.3% आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। इंग्लिश वाले यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर अगर आप ये देखें ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एंगल वाई 90 डिग्री और वाई एन जो है एक्स जेड के लंबवत है। यदि एक्स वाई बराबर 30 सेंटीमीटर और एक्स जेड बराबर 34 सेंटीमीटर है तो वाई एन का मान क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता रखा है, तो यहाँ पर ये आपको समकोण त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। एक्स वाई पर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, वाई जेड और ये आपको यहाँ पर 90 डिग्री का कोण दे रखा है, और एक्स वाई यहाँ पर ये 30 दे रखा है, एक्स जेड ये 34 दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर, ये 34 का स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर का वर्गमूल ले लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू में 64, यानी कि 2 इंटू में 8, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिमाग के अंदर मैंने कैलकुलेट कर लिया, पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप y को यहाँ पर एक्स जेड पर ये परपेंडिकुलर खींचा y से, बिंदु y से, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर बिंदु n पर यहाँ पर ये काटती है, और ये वाई एन जो है यहाँ पर ये लंबवत काटती है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर लंबवत है, वाई एन एक्स जेड के लंबवत है, ये दे रखा है। वाई एन का मान कैलकुलेट करके बताना, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि एक्स वाई इंटू में क्या करेंगे, एक्स ये वाई जेड करेंगे भाई, लंब इंटू में आधार कर देंगे, बट्टे में कर्ण कर देंगे, यानी कि एक्स जेड। तो यहाँ पर एक्स वाई 30 है और ये वाई जेड 16 है, बट्टे में 34 करेंगे, 2 से कटेगा ये 17 हो जाएगा, 2 से कटेगा ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 छिके 90 हो जाएगा, 15 और 9 24 हो जाएगा, बट्टे 17, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये 4 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। इसमें देखिए यहाँ पर ये संख्या 9 से विभाजित, तो x का मान कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए 7 2 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, और ये 8 और 1 9 होगा, यानी कि ये आपके पास यहाँ पर x + 1 9 से कट जाए, यहाँ पर ये बराबर 9 हो जाए, इसके लिए x का मान 8 होना पड़ेगा, तभी ये 9 से कटेगी, यानी कि x बराबर 8 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज रुपये 14,180 है। यदि वार्षिक ब्याज दर 20% है तो धनराशि कितनी होगी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पर 1 का ब्याज, यानी कि 5 की वस्तु 6 हो गई होगी, लेकिन 2 वर्षों की बात कर रहे हैं तो पावर 2 कर देंगे। तो ये आपके पास प्रिंसिपल 25 हो जाएगा, अमाउंट 36 हो जाएगा। तो देख लीजिए ब्याज 11 का मिल रहा है, इसी ब्याज का मान आपको दे रखा है, आपको ये 4180 दे रखा है, तो कितना गुना दे रखा है, 11 3 33, 8 बचा 11 88, 380 गुना दे रखा है। तो आपसे धनराशि पूछ रखी है, यानी कि 25 आपके पास धनराशि ना होकर ये भी 25 का 380 गुना हो जाएगी, यानी कि 25 8 200 हो जाएगा, हासिल आएगी 20, 25 3 75 और 20 हो जाएगा 95, और ये आपके पास यहाँ पर 1 0 95, सो आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। इसमें देखिए J1 + J2 कैलकुलेट करके आपको बताना है। तो J1 क्या है, सभी 5 महीनों में S1 और S2 द्वारा बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या। इंग्लिश वाले पहले वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहले J1 कैलकुलेट करते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा S1 + S2। S1 का टोटल करते हैं, तो यहाँ पर S1 ये ब्लैक कलर में जो दे रखा है ये है 40 50, ये 90, और ये हो जाएगा 110, और ये हो जाएगा 125, और ये 5 130 हो जाएगा, ठीक है। S2 का टोटल करते हैं, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 5 15 75, और ये 105, और ये 25 130, ये भी हो जाएगा, यानी कि टोटल इनका 260 आ जाएगा। J2 कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, यहाँ पर सभी 5 महीनों में S1 द्वारा बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या और सभी 5 महीनों में S2 द्वारा बेची गई कुल संख्या के बीच का अंतर आपको कैलकुलेट करके बताना। तो यहाँ पर S1 - S2 करेंगे भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 130 - 130, यानी कि ये आपके पास 0 आएगा, और J1 + J2 आपसे पूछा गया था, यानी कि आप क्या करेंगे 260 में ऐड कर देंगे 0, यानी कि बराबर 260 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2 ट्रेनें जो है
एक 125 मीटर और दूसरी 375 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 81 किलोमीटर पर आवर और 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं, उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी कि दोनों की ये जो डिस्टेंस है, दोनों की लंबाई ये कवर होगी, ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 500 मीटर की डिस्टेंस ये विपरीत दिशाओं में चल रही है, यानी कि इनकी स्पीड का टोटल योग करेंगे तो ये आपके पास 144 बन रहा है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, ये इनके पार करने का समय आपके पास निकल के आ जाएगा। 18 × 8 = 144 हो जाएगा, 5 × 8 = 40 यानी कि 50/4, 12 × 4 = 48 होता है, यानी कि 12 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 6 × भुजा स्क्वायर दे रखा है 384, तो घन का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 × 36 हो जाएगा, 6 × 4 = 24 हो जाएगा, a = 8 आ जाएगा। तो घन का आयतन भुजा क्यूब बराबर बताना था, 8 का क्यूब 512 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, तीन संख्या इस अनुपात में यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दे रखा है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या होगा। देखिए सबसे छोटी संख्या 2 यूनिट होगी, सबसे बड़ी संख्या 5 यूनिट होगी, इनका सम आपके पास यहाँ पर 7 यूनिट हो रहा है और ये सम आपको दे रखा है कितना 9800, यानी कि कितना गुणा दे रखा है 14 × 7 = 98, 1400 गुणा दे रखा है। आपको इनका डिफरेंस कैलकुलेट करके बताना है भाई। अगर आप इनका डिफरेंस करेंगे तो ये 3 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यानी कि ये भी 3 ना होकर 3 का 1400 गुणा हो जाएगा, यानी कि 4200 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, एक संख्या को क्रमिक रूप से 20% और 30% बढ़ाने के स्थान पर इससे 22% घटा दिया जाता है, परिणामी मूल्य आवश्यक सही मूल्य का कितना प्रतिशत है। यानी कि आपके पास जो सही मूल्य था इसका ये आपके पास यहाँ पर कितना प्रतिशत है, ये कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना था। संख्या x मान लीजिए, अब यहाँ पर संख्या x मान ली तो यहाँ पर देखिए इसको 20% बढ़ाना था और 30% बढ़ाना था। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 से 1 बढ़ाना था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास भाई, यहाँ पर आपने ये क्या कर दिया 22% से घटा दिया, तो यहाँ पर जो है आपके पास संख्या 78% बची होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसका कितना प्रतिशत है, आवश्यक सही मूल्य का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया था। तो यहाँ पर x का जो है 5, देखिए 20% का मतलब 1/5, 5 से वस्तु 1 बढ़ानी थी, यानी कि 6/5 इसका कैलकुलेट करेंगे। 30% का मतलब होता है 3/10, यानी कि 10 से 3 बढ़ानी थी, तो इसका 13/10, यानी कि दो बार इंक्रीमेंट की बात हो रही है लगातार। ठीक है, तो इसका 13/10 कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये गुणा 100 भी कराएंगे, प्रतिशत कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो x से x कट जाएगा और 10 × में 5 करेंगे 50 और 50 दूनी का 100 हो जाएगा, 13 × 6 = 78 हो जाएगा, ये 78 कट जाएगा, ऊपर 1 आया, यानी कि 1/2 × में 50, ये 100 आपके पास ये बचा, यानी कि 50% आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, 2 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं x सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, p और s बड़े वृत्त पर बिंदु हैं और q r छोटे वृत्त पर बिंदु हैं। यदि पी क्यू आर एस एक सीधी रेखा में है और क्यू आर बराबर 40 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 48 सेंटीमीटर, तो एक्स का मान कैलकुलेट करके बताना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 संकेंद्रित वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, एक वृत्त तो ये हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर एक वृत्त ये हो जाएगा, ये दोनों संकेंद्रित आपको दे रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये x आपको 26 से छोटा दे रखा है, यानी कि यहाँ पर ये आंतरिक वृत्त जो है इसकी त्रिज्या आपके पास x सेंटीमीटर होगी। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए बड़े वृत्त पर आपको बिंदु दे रखे p और s, और यहाँ पर ये q और r दे रखे हैं, और ये एक सीधी रेखा में दे रखे हैं, इसलिए इस तरह से ये आपके पास ये p q r s ये रेखा बन जाएगी। ठीक है, ये आपको दे रखा है एक सीधी रेखा में। इसके बाद यहाँ पर ये q r आपको ये दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 40 सेंटीमीटर, और ये पी एस जो है ये आपको यहाँ पर टोटल कितनी दे रखी है, ये 48 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसके अंदर को इस बिंदु से मिलाएं तो ये इस आंतरिक वृत्त की त्रिज्या होगी जो कि आपको यहाँ पर x दे रखी है, और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप इसको इससे मिलाएंगे तो ये इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांटेगी लंबवत। ठीक है, ये परपेंडिकुलर काटेगी इसको, और ये आपके पास ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये 20 हो चुका है, तो यहाँ से केंद्र से लंबवत दूरी इससे आपके पास कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से अंडर के अंदर हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर जो है आपके पास इसके अंदर से अगर इस बिंदु S को मिलाएं तो ये इस बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी, और ये इस बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको यहाँ पर
26 सेंटीमीटर। तो ये 26 है, तो यहाँ पर जो है ये इसको बराबर बराबर भागों में बांट देगा या लंबवत काटेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास कितनी बच जाएगी, ये 24 बच जाएगी। ठीक है, तो 24 आपके पास ये डिस्टेंस और ये 26 ये। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये आपके पास केंद्र से लंबवत दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी आनी चाहिए, अंडर के अंदर 26 का स्क्वायर और माइनस के अंदर 24 का स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पर ये आपके पास 2 इंटू में 50 आएगा, यानी कि अंडर के अंदर 100 आ जाएगा। ठीक है, अंडर के अंदर 100 आ चुका है। अब ये देखिए आपके पास ये दोनों दो ट्रायंगल बन रहे थे और दोनों ट्रायंगल से एक ही सेम आनी चाहिए थी ये दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बराबर होने चाहिए आपस में, यानी कि अंडर के अंदर x का स्क्वायर माइनस का 20 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर के अंदर 100 के। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, वर्गमूल हट जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस का 400 हो जाएगा बराबर 100 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10 अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था, यानी कि ये आंतरिक वृत्त की त्रिज्या आपके पास 10 अंडर रूट 5 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोहित और रोहित ने रुपए 4400 में एक काम हाथ में लिया। मोहित अकेले उस काम को 10 दिनों में कर सकता है और रोहित अकेले उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में कितना अंतर होगा। तो पहले तो देखिए राशि जो है इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में बंटेगी। आपको दिया गया है कि मोहित 10 दिन में कर सकता है, रोहित 15 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम 30 आपके पास यहाँ पर टोटल वर्क हो जाएगा। 3 इसकी एफिशिएंसी, 2 इसकी एफिशिएंसी। मोहित और रोहित की एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है 3:2, यानी कि राशि इसी रेशियो में बंटेगी। यहाँ पर 5 यूनिट टोटल राशि होगी और क्वेश्चन में दे रखे 4400, यानी कि 5 यूनिट का मान 4400। तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 880 गुना दे रखा है। तो यहाँ पर आपसे इनका डिफरेंस पूछा गया, यानी कि प्राप्त होने वाली राशि का अंतर पूछा गया। तो अंतर यहाँ पर 1 यूनिट का है, यानी कि ये भी 1 यूनिट ना होकर 1 का 880 गुना करेंगे तो ये 880 तो होगी, यानी कि यहाँ पर इनका अंतर जो है, इनको प्राप्त होने वाली राशि के बीच का अंतर 880 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए tan f बराबर दे रखा है, तो यहाँ पर इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये 90 डिग्री, और ये अगर यहाँ पर f है तो यहाँ पर जो है आपके पास ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 15, ये 8, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ पर इसका मान आपके पास क्या हो जाएगा भैया, आपके पास हो जाएगा 15/17, और ये प्लस में इसका मान हो जाएगा 8/17। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 23/17 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों का औसत भार दे रखा है 30 केजी और 36 केजी। यदि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या की दोगुनी है तो स्कूल में सभी विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा। देखिए यहाँ पर बॉयज़ की संख्या अगर x है तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पर लड़कियों का टोटल भार कितना हो जाएगा, 30 इंटू में 2x, और लड़कों का टोटल भार हो जाएगा 36 इंटू में x। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे और टोटल लड़के और लड़कियां कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। इसको सोल्व कर दीजिए, यानी कि अगर आप इसमें से x कॉमन लेकर काटते हैं तो ये कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये आपके पास 10 बार कटेगा, 3 से ये 12 बार कटेगा। तो 10 दूनी का 20 प्लस 12 करेंगे, यानी कि 32 केजी जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए दे रखा है इसका 4xy का मान कैलकुलेट करके बताना। आपके पास फॉर्मूला होता है 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर और बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के अंदर 2xy का। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर इसका मान आपको दे रखा है 29 और इसका मान दे रखा है 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 इधर 29 में से माइनस हो जाएगा, 20 बचेगा। ये 2xy इधर आ जाएगा, यानी कि 2xy बराबर 20 आया। तो यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो 4xy बराबर क्या हो जाएगा, 40 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए ये आपको दे रखा है इसका मान कैलकुलेट करके बताना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो a³ प्लस 1/a³ लिखें। भाई दोनों को डिवाइड कर दीजिए a³ से ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा। अब देखिए इसका मान कैलकुलेट करने के लिए हमें a + 1/a चाहिए होगा। तो अगर आपको a⁴ प्लस 1/a⁴ दे रखा हो तो मैंने आपको पीछे बताया था कि a + 1/a पर जाना हो डायरेक्ट, तो यहाँ पर ये अंडर के अंदर 194 जो है इसमें +2 कर देंगे। ठीक है, अब ये जो भी आएगा इसमें फिर से +2 करना है और इसका फिर से वर्गमूल लेना है। ठीक है, तो ये 194 + 2 करेंगे 196 का वर्गमूल 14 और 14 में +2 करेंगे 16, 16 का वर्गमूल 4। तो इसका मान आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। भाई ये आपके पास बराबर में हो जाएगा 4³ माइनस 3 गुणा 4 कर देंगे, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 64 - का 12, यानी कि 52 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा।
इसमें देखिए आपको ट्रायंगल दे रखा है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री, और ये आपको पी क्यू दे रखा है, आर क्यू आर दे रखा है, तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये एंगल क्यू पर 90 डिग्री का कोण है, पी क्यू आर ये हो जाएगा, पी क्यू दे रखा है 12 और क्यू आर आपको दे रखा है ये 5, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ पर ये पी एंगल को देखेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी एंगल को देखते हुए यहाँ पर ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 12/5 हो जाएगा। एंगल आर को अगर देखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि यहाँ पर 12/5 ये भी हो जाएगा, तो डिफरेंस इनका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है यदि इसके क्रय मूल्य में ₹5 की कमी की जाती है और विक्रय मूल्य में ₹8 की वृद्धि की जाती है, तो इस पर 10% का लाभ अर्जित किया जाता है। वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है? तो देखिए यहाँ पर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि 10 पर यहाँ पर देखिए हानि हुई है, 1 की हानि हुई है, यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई, 10 की वस्तु 9 में बिकी होगी, ठीक है, तब यहाँ पर 10% की हानि होगी। अब यहाँ पर अगर ये आपके पास कॉस्ट प्राइस 10x है और ये आपके पास सेलिंग प्राइस 9x है, तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य में 10x में जो है 5 की कमी की जाती है और ये विक्रय मूल्य 9x में 8 की वृद्धि की जाती है, तो यहाँ पर 10% का लाभ होता है, यानी कि 1/10 इसके फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 10 पर 1 का प्रॉफिट हुआ। तो हमने यहाँ पर देखिए ऊपर क्या लिखा, कॉस्ट प्राइस ऊपर लिखा, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हम ऊपर लेंगे 10, ठीक है, और इस पर 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 11 में वस्तु बिकी होगी, ये नीचे जो है हमने सेलिंग प्राइस लिखा है, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तिरछा गुणा करा के, यानी कि अगर आप इसको तिरछा गुणा करा के सोल्व करेंगे तो ये 110x हो जाएगा, माइनस का 55 हो जाएगा, बराबर 90x हो जाएगा, प्लस में 80 हो जाएगा, और ये 20x हो जाएगा, और ये बराबर 135 हो जाएगा, और ये x बराबर हो जाएगा 135/20 हो जाएगा, 5 से कटेगा तो 27 5 135, 500 के 20, 27/4 आ चुका है। तो वास्तविक विक्रय मूल्य जो पहले विक्रय मूल्य था 9x, इसका मान आपको बताना था, तो 9 इंटू में कर देंगे 27/4, यानी कि 9 7 63 हो जाएगा, और 9 दूनी का 18 6 24, और बटे 4 करेंगे 6 चौके 24 हो जाएगा, 3 में 0 बार जाएगा, जैसे आपको 60 ऑप्शन में दिखाई पड़ा 60.75% आप इसको, ये रुपए आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए इसका मान बताना, ये आपको दे रखा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप बता सकते हैं a + b = 90 डिग्री, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो sin b बराबर क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा, cos a हो जाएगा, और ये तभी पॉसिबल है, मैंने आपको बता रखा है कि यदि यहाँ पर जो है a + b का मान क्या हो 90 डिग्री हो, तभी ये आपस में बराबर होंगे। अब चाहें तो आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, b की जगह 45 डिग्री, a की जगह 45 डिग्री, 1/√2 माइनस 1/√2 करेंगे बराबर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 45 + 45 करेंगे बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग से भी आप इसको कर सकते थे, अगर ये कंसेप्ट पता है तो आप इसको डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते थे, ठीक है। और ये कंसेप्ट देखिए बाकी भी कई जगह ये काम आता है, तो इसलिए मैंने ये कंसेप्ट आपको बता रखा है। तो ये आपके पूरे 25 के 25 क्वेश्चंस यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।